नमस्कार बच्चों, मैं प्रतीक रस्तोगी स्वागत करता हूं आप सभी का गुरुजी की पोटली क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th के डिजास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है टी सुनामी। बच्चों, इससे पहले आपको आपकी बुक में एक इंट्रोडक्शन पार्ट मिलेगा जिसको मैं इस चैप्टर में समझा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक्स की ओर कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं ओवरव्यू के बारे में कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। पहला है व्हाट इज डिजास्टर, यानी कि डिजास्टर क्या है। टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। मैन मेड डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स आप यहाँ पे पढ़ेंगे। व्हाट इज टी सुनामी किसे कहते हैं वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। हाउ टी सुनामी अकर्स, टी सुनामी आती कहाँ से है, कैसे होती है, उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। हाउ टू डिटेक्ट टी सुनामी को कैसे डिटेक्ट करा जाता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। व्हाट टू डू बिफोर टी सुनामी होने से पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। व्हाट टू डू ड्यूरिंग द टी सुनामी, अगर टी सुनामी आ जाती है और हम फंस जाते हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। व्हाट टू डू आफ्टर टी सुनामी, हमें टी सुनामी के आने के बाद क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज डिजास्टर्स। अ डिजास्टर इज अ natural or man-made hazard resulting in an event of substantial event causing physical damage, loss of life or drastic changes in the environment. It is a phenomenon that can cause damage to the life of property and destroy the economic, social and cultural life of people. डिजास्टर एक नेचुरल और मैन मेड हजार्ड है, यानी कि एक इस प्रकार का खतरा है जिसके द्वारा मनुष्य के और जीवों के जीवन पर संकट उत्पन्न हो जाता है तथा पर्यावरण में भारी और भयावह चेंजेस पाए जाते हैं। यह एक प्रकार की घटना है जिससे मनुष्य के जीवन को हानि पहुंच सकती है, संपत्ति को हानि पहुंच सकती है और यह मनुष्य के जीवन में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को नष्ट कर देती है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ डिजास्टर में बेटा मैंने यहाँ पर दो चीजें दी हैं, मैन मेड डिजास्टर और नेचुरल डिजास्टर। तो यहाँ पे पढ़िए मैन मेड डिजास्टर किसे कहते हैं। सम ऑफ देम आर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, रेल रोड, एयर एक्सीडेंट, टेररिस्ट अटैक, वॉर, ये सब मैन मेड डिजास्टर्स के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो आपदाएं इंसानों के कारणों से होती हैं वो मैन मेड डिजास्टर के अंतर्गत आती हैं। अब आती है नेचुरल डिजास्टर ऐसी है जो नेचर के कारण आती है। ठीक है, सम ऑफ देम आर फ्लड, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, ड्रॉट एक्सेट्रा। वन ऑफ द डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर इज टी सुनामी। तो जो सबसे ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे डेडलीस्ट डिजास्टर बताई है वो टी सुनामी को बताया गया है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, देखो फ्लड दे रखा है, लैंडस्लाइड दे रखी है, अर्थक्वेक है, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। नेचुरल डिजास्टर यानी कि जो नेचर से हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है, नेचुरल डिस्ट्री से हो जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। व्हाट इज टी सुनामी किसे कहते हैं। द टर्म टी सुनामी has been coined from the Japanese term tisu means harbor and nami means waves. Tea tsunamis are waves generated by earthquake, volcanic eruption or underwater landslide and can reach 15 meter or more in height, devastating coastal communities. तो यहाँ पे देखो बता रखा है टी सुनामी जो है एक वर्ड है, जापानीज वर्ड है, वहाँ से लिया गया है, जिस दो शब्दों से मिलके बनाया ये टीसू एंड नामी। टीसू का मतलब होता है हार्बर और नामी मतलब वेव्स, भयावह वेव्स भी बोल सकते, वेव्स मतलब लहरें। ठीक है, हार्बर मतलब भयावह लहरें। ठीक है, टी सुनामी आर वेव्स जनरेटेड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन। टी सुनामी कैसे जनरेट होती है, अर्थक्वेक से होती है, वोल्केनिक इरप्शन से पैदा होती है और अंडर वाटर लैंडस्लाइड से होती है। देखो ये सारी चीज़ें जो हैं वाटर से रिलेटेड हैं। जो पानी में अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो रही है या वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है या अर्थक्वेक आया है और उसके कारण हमारी समुद्र में या किसी जगह पे नदी में लहरें, तेज़ी के साथ लहरें उठें, तो इस तरीके के इवेंट को हम क्या बोलेंगे, टी सुनामी बोलेंगे। इसकी हाइट 15 मीटर ऊंची
होती है, 15 मीटर या 15 मीटर से ऊंची हो सकती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल था इन 1983 द वायलेंट एक्सप्लोजन ऑफ द फेमस वॉल्केनो Krakatoa in Indonesia produced three tsunami measures 40 meter which crashed upon Java and Sumatra। 1883 में एक जगह थी करकोटवा, कहाँ, इंडोनेशिया में। तो वहाँ एक्सप्लोजन हुआ, किस में, वॉल्केनो में। एक वॉल्केनो में एक्सप्लोजन हुआ जिस कारण कितनी मीटर की टी सुनामी उत्पन्न हुई, 40 मीटर ऊंची टी सुनामी उत्पन्न हुई। विच क्रैश अपॉन जावा एंड सुमात्रा। कहाँ पे गिरी ये, कहाँ पे हुई, जावा और सुमात्रा में जाके स्ट्रक हुई। यानी कि जो टी सुनामी से जो एक्सप्लोजन हुआ वोल्केनो का इंडोनेशिया में 1883 में, उससे 40 मीटर ऊंची लहरें उत्पन्न हुई नदी में और वो जाके टकराई कहाँ, जावा और सुमात्रा से। ओवर 36,000 पीपल लॉस्ट देयर लिव्स एज अ रिजल्ट इन टी सुनामी that are capable of crossing ocean। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होला, 36,000 लोगों ने अपनी जिंदगी को गवा दिया था जिस कारण, टी सुनामी के कारण। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाउ टी सुनामी अकर्स, कैसे टी सुनामी आती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया है, बहुत आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। रैप्चर इन सी फ्लोर pushes water upward starting the waves। अगर कोई नदी के नीचे जो सतह है, निचली सतह में अगर कुछ बदलाव आता है तो वेव्स बनेंगी और वेव्स ऊपर की तरफ उठेंगी। सेकंड स्टेप में देखो, वेव्स मूव्स रैपिडली इन डीप ओशन रीचिंग स्पीड अप टू 500 किलोमीटर्स पर आवर। यानी कि जो वेव्स स्टार्ट होंगी वो डीप ओशन में, मतलब समुद्र की गहराई में कितने मीटर की स्पीड से होंगी, 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लहरें उठेंगी। एज द वेव्स नियर लैंड इट्स स्लो टू अबाउट 45 किलोमीटर पर आवर बट स्क्वीज अपवर्ड इंक्रीजिंग इन हाइट। तो देखो, जब समुद्र में लहरें उठ गई और वो समुद्र से जो जमीन वाली सतह है उसकी तरफ जाके टकराई, तो टकराने पे जैसे जैसे समुद्र की जमीन की सतह आती चली जाएगी, उसके आगे वो 45 किलोमीटर रिड्यूस हो जाएगी, जिस कारण क्या होगा, वेव्स क्या होंगी, स्क्वीज हो जाएंगी और वो क्या, हवा में उठने लग जाएंगी। ठीक है, हाइट बढ़ जाएगी उनकी। फोर्थ होता है वेव हैंड्स इनलैंड डिस्ट्रॉइंग ऑल द इट्स पाथ। और इसी कारण क्या होगा, चौथे कारण में, जो चौथा पॉइंट मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ देखिए, चौथा पॉइंट अगर आप देखो तो पहला पॉइंट था आपका रैप्चर होगा सी फ्लोर, यानी कि आपके निचली सतह हटेगी, देन उसके बाद क्रिएट होंगी वेव्स। और वेव्स कितनी स्पीड से हो सकती हैं, 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उठ सकती है। और उसके बाद वो जैसे जैसे लैंड सरफेस पे जाने लगेगी, लैंड सरफेस की तरफ बढ़ेंगी, उसकी स्पीड स्लो डाउन होगी, यानी पानी की वेव्स की स्पीड स्लो डाउन होगी, जिस कारण स्क्वीज होने के कारण वो लहरें ऊंची उठने लग जाएंगी, जो कि बाद में क्या होता है, जो इनलैंड यानी कि जो ज़मीन पे रहने वाले वहाँ आसपास के एरिया है उसको, अपने आने वाली हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देंगी। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम अपनी आगे वाली स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट टी सुनामी। कि टी सुनामी के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। तो देखो यहाँ पर आपकी समझ में आ गया होगा, सम टी सुनामी कैन बी वेरी लार्ज, जो कुछ टी सुनामी बहुत लार्ज हो सकती हैं। इन कोस्टल एरिया देयर हाइट कैन बी ग्रेट एज 10 मीटर एंड मोर देन 30 मीटर इन एक्सट्रीम केसेस दे कैन मूव इनलैंड several 100 मीटर्स। तो यहाँ पे क्या बोला है, पहला पॉइंट कि हमारी जो टी सुनामी है वो बहुत हाई स्पीड्स, बहुत लार्ज हो सकती है, बहुत बड़ी मात्रा में हो सकती है। कोस्टल एरिया में इसकी हाइट जो नॉर्मली होती है वो 10 मीटर से लेकर 30 मीटर, जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं उसमें होती है। और जो इसके सरफेस में आती है 100 मीटर्स के, वो सारी चीज़ें हटा देती है, ये मूव कर देती है इनलैंड सरफेस में। जो 100 मीटर्स के अंतर्गत होगी वो तो डेफिनेटली हटा ही देगी। ठीक है, कुछ सेवरल 100 मीटर यानी कुछ 100 मीटर्स तक इसका इफेक्ट पड़ जाएगा। ऑल लो लाइंग कोस्टल एरिया कैन बी स्ट्रक्ड बाय टी सुनामी। अब देखो, जितने निचले बंदरगाह हैं उन पे सबसे पहले कौन स्ट्रक्ट होती है, टी सुनामी।
निचले बंदरगाह यानी कि निचली सतह। अब देखो समुद्र के किनारे पे जो सबसे पहले होगा वो सबसे पहले स्ट्रक होगी, क्योंकि टी सुनामी अगर आती है तो सबसे पहले किनारे पे आएगी, ठीक है। देन इसके बाद आता है अ टी सुनामी कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ वेव्स, ऑफन द वेव्स मे नॉट बी द लार्जेस्ट, द डेंजर फ्रॉम द subsequent टी सुनामी वेव्स कैन लास्ट फॉर several hours आफ्टर द अराइवल ऑफ द फर्स्ट वेव। देखो क्या बोला है यहाँ पर, टी सुनामी कंसिस्ट करती है एक सीरीज ऑफ वेव्स को। टी सुनामी जब आती है तो एक ही बार में नहीं आ जाती, उसकी बहुत सारी सीरीज होती हैं। तो पहली जब स्ट्रक्ट हो जाती है उसके कई घंटों तक इसके होने के चांसेस हो सकते हैं। जरूरी नहीं है पहली वेव्स हल्की आई तो दूसरी तेज नहीं आ सकती, जरूरी नहीं है, तेज भी आ सकती है वो, ठीक है, कुछ घंटों तक आती है, ठीक है। टी सुनामी कैन मूव even 50 किलोमीटर पर आवर on coastal plain faster than a person can run। देखो टी सुनामी जो सरफेस एरिया है उसमें कोस्टल एरिया में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ सकती है, ठीक है, जिसमें इंसान की स्पीड भी इतनी नहीं होती है। इंसान की स्पीड से तेजी से कोस्टल एरिया में टी सुनामी मूव कर सकती है। समझ में आया? चलिए आप बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाउ टू डिटेक्ट टी सुनामी। टी सुनामी को कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो बच्चों यहाँ पर हमने दो तरीके दे रखे हैं जिसके द्वारा टी सुनामी डिटेक्ट होती है, और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी या किसी भी बोर्ड के क्वेश्चंस में, यूके बोर्ड या एनसीईआरटी बोर्ड, सीबीएसई, सब जगह ये क्वेश्चन रिपीट होता है कई बार, हाउ टू डिटेक्ट टी सुनामी। तो पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है यहाँ पर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। पीपल कैन वार्न ऑफ टी सुनामी ओरिजिनेटिंग आउट ऑफ टी सुनामीजेनिक अर्थक्वेक विद द हेल्प ऑफ टी सुनामी डिटेक्टर। तो पहली चीज क्या है, टी सुनामी डिटेक्टर को लगा देते हैं जिसके कारण हमें पता लग जाता है कि समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आया है और जिस कारण टी सुनामी उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। द वार्निंग टाइम डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ एपिक सेंटर फ्रॉम द कोस्ट लाइन, यानी कि बंदरगाह से जहाँ लैंडस्लाइड या जो भी आपका डिजास्टर या अर्थक्वेक हुआ है वहाँ एपिक सेंटर से कोस्ट गाह के डिस्टेंस के आधार पर वार्निंग टाइम इसका डिपेंड करता है। किसका वार्निंग टाइम? टी सुनामी डिटेक्टर का वार्निंग टाइम किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस ऑफ द एपिक सेंटर फ्रॉम द कोस्ट लाइन, यानी कि बंदरगाह से एपिक सेंटर के बीच का डिस्टेंस पर ही आपका वार्निंग टाइम डिपेंड करता है। और दीज टी सुनामी डिटेक्टर कॉल्ड टी सुनामीटर्स आर लिंक्ड बाय लैंड by submarine cable and are deployed up to 50 km out at sea. These transmit warning of voice on the sea surface and relay it to the satellite. देखो क्या होता है, टी सुनामी डिटेक्टर को टी सुनामी मीटर्स भी बोला जाता है, जो कि लिंक्ड होते हैं किससे? सबमरीन केबल से, जमीन से। सबमरीन केबल के द्वारा जमीन से कनेक्टेड होते हैं। कहाँ? समुद्र के अंदर। समुद्र के अंदर, और समुद्र कहाँ? कोस्ट लाइन से 50 किलोमीटर समुद्र के अंदर, ठीक है, जमीन सतह पर लगे होते हैं। These transmit warning of voice on the sea surface and relate to the satellite. तो क्या होता है? ट्रांसमिट करती है ये वार्निंग, जैसे ही उस पर कुछ स्ट्रक्ट होगा एपिक सेंटर से, वो वार्निंग देगा सैटेलाइट आपके टी सुनामी डिटेक्टर, और टी सुनामी डिटेक्टर उसे डायरेक्ट सैटेलाइट पे सेंड कर देगा। इसके बाद आता है आपका कोस्टल टाइडल गॉज। कोस्टल टाइडल गॉज क्या है? दिस कैन डिटेक्ट अ टी सुनामी नियरर द शोर, यानी कि कोस्टल टाइडल गॉज क्या करता है? जो समुद्र का किनारा है या किसी भी नदी का किनारा है उससे टी सुनामी को डिटेक्ट करता है। टी सुनामी डिटेक्टर आर प्लेस्ड इन द सी अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम द शोर। मैंने बोला ना, समुद्र के किनारे से 50 किलोमीटर समुद्र में जाके उसे फिट कर दिया जाता है थ्रू द लैंड केबल, और वो जमीनी सतह जो आपकी समुद्र के अंदर जमीनी सतह होगी उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। और कनेक्ट किसके द्वारा होगा? केबल्स के द्वारा। एंड दीज डिटेक्टर कैन ओनली आइडेंटिफाई टी सुनामी क्लोजर टू द सी। और यही दो डिटेक्टर हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या टी सुनामी को डिटेक्ट कर सकते हैं। पहला कौन सा था? सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, दूसरा था आपका कोस्टल टाइडल गॉज। समझ में आया? सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में क्या है? टी सुनामी मीटर्स को 50 किलोमीटर
समुद्र की ज़मीनी सतह पर लगा देते हैं, और जो कि कनेक्टेड है सबमरीन केबल से। जैसे ही कोई मूवमेंट होती है समुद्र की सरफेस में, वो उसे डिटेक्ट करता है और उसके बाद तुरंत मैसेज कहाँ पहुँच जाता है, सैटेलाइट पे। और इसके बीच का जो वार्निंग टाइम का, जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का वार्निंग टाइम देता है, वो डिपेंड करता है एपिक सेंटर कहाँ से, कोस्ट लाइन से एपिक सेंटर की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है आपको कोस्टल टाइडल गॉज। कोस्टल टाइडल गॉज भी सेम एज इट इज़ 50 किलोमीटर समुद्र के किनारे से लगाया जाता है ज़मीनी सतह से समुद्र के अंदर, और ये कनेक्टेड होता है वायर्स के जरिए। और जैसे ही कोई टी सुनामी या लहरें आपकी डिटेक्ट होती हैं, ये आइडेंटिफाई कर देता है कोस्टल टाइडल गॉज को। आपने समुद्र के किनारों पे देखा होगा बच्चों, कई बार वार्निंग दी जाती है, तो इसी कारण दी जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। व्हाट टू डू बिफोर अ टी सुनामी। क्या करना चाहिए बच्चों हमें टी सुनामी से पहले। फाइंड आउट इफ योर होम, स्कूल, वर्क प्लेस एंड अदर फ्रिक्वेंटली विजिटेड लोकेशन आर टी सुनामी हजार्ड प्रोन एरिया और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि आपका घर, स्कूल या जो भी जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, जो लोकेशन पे आप हैं, वो टी सुनामी हजार्ड प्रोन्स एरिया में आता है कि नहीं आता। दूसरी चीज़, नो द हाइट ऑफ योर स्ट्रीट अबव सी लेवल एंड द डिस्टेंस ऑफ योर स्ट्रीट फ्रॉम द कोस्ट, अदर हाई रिस्क ऑफ वाटर। सबसे पहले अपनी जो ज़मीनी सतह है उसको समुद्र के लेवल पे नाप के देखेंगे कि वो समुद्री लेवल पे कितना है, समुद्री लेवल से कितनी हाइट पर है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ योर स्ट्रीट, कि आपके डिस्टेंस कितनी है कोस्ट से। ठीक है, यानी कि बंदरगाह से आपकी डिस्टेंस कितनी है, या समुद्र के किनारे से आपकी डिस्टेंस कितनी है। अदर हाई रिस्क वाटर, और सारे हाई रिस्क वाटर को एक समझ लेंगे कि कितनी हाइट तक जा सकता है। नेक्स्ट है आपका प्लान द इवैक्यूएशन रूट फ्रॉम योर होम, school, workplace and any other place you could be where टी सुनामी present a risk। ठीक है, सबसे पहले प्लान करो कि आप घर से, स्कूल या जिस जगह पे भी हो, वहाँ से इवैक्यूएशन रूट को प्लान कर लेंगे। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन में फंस जाते हैं उन जगह पे, तो आप कैसे वहाँ से एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस योर इवैक्यूएशन रूट, यानी कि अब क्या करना है, हमें उसी इवैक्यूएशन रूट की प्रैक्टिस करनी है कि हम उससे कैसे जल्दी से बाहर निकलेंगे। हैव डिजास्टर सप्लाई ऑन योर हैंड, डिजास्टर किट्स को अपने पास, अपने हाथ में रख के जाएंगे। डिस्कस टी सुनामी विद योर फैमिली, टी सुनामी के बारे में अपनी फैमिली, परिवार के या अन्य सदस्यों को जो वहाँ पर मौजूद हैं उनको बताएंगे। डेवलप इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्लान, और जल्दी से जल्दी एक इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्लान को डेवलप करेंगे, इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्लान की, ताकि दूसरों तक सूचना जा सके। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये तो था हमारा व्हाट टू डू बिफोर टी सुनामी। अब जो आएगा व्हाट टू डू ड्यूरिंग द टी सुनामी। ठीक है, यू एंड योर फैमिली इवैक्यूएट टू अ सेफ एलिवेटेड एरिया एंड मूव इन एन ऑर्डरली, काम एंड सेफ मैनर टू इवैक्यूएशन साइट। तो देखो क्या है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम टी सुनामी एरिया में हैं, हम सबसे पहले इवैक्यूएट करेंगे अपने आप को और अपने परिवार के लोगों को ऐसी जगह पे जो एलिवेटेड हो, मतलब हाइट वाली जगह पे, एलिवेटेड मतलब हाइट वाले एरिया में अपने आप को इवैक्यूएट करेंगे। शांति से सब लोगों को इवैक्यूएशन साइट पे मूव करा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, टेक योर डिजास्टर सप्लाई किट। वही सेकंड पॉइंट, हम लोग अपने साथ क्या ले जाएंगे, डिजास्टर सप्लाई किट्स ले जाएंगे। हैविंग डिजास्टर सप्लाई विद योर कंफर्टेबल ड्यूरिंग द इवैक्यूएशन, जैसे ही आपके पास डिजास्टर किट होगी उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा, इवैक्यूएशन में आप मोर कंफर्टेबल तरीके से उस जगह से निकल पाएंगे। थर्ड पॉइंट है, इफ़ यू आर एट द बीच नियर द ओशियन यू फील द अर्थ शेक, मूव इमीडिएटली टू द हायर ग्राउंड। और जल्दी से जल्दी हम किधर की तरफ जाएंगे, हायर ग्राउंड की तरफ। अगर हम समुद्र के किनारे हैं या किसी बीच पर हैं तो हम जल्दी से जल्दी वहाँ से मूव करेंगे, और जब हम फील करेंगे कि शेक हो रहा है ज़मीन में, तुरंत हमें कहाँ, हायर ग्राउंड, यानी कि अपनी उस सतह से भागना है और ऊंची वाली जगह पे चले जाना है। डू नॉट वेट फॉर टी सुनामी वार्निंग टू बी अनाउंस, स्टे अवे फ्रॉम द रिवर एंड स्ट्रीम दैट लीड्स टू द ओशियन।
हमें क्या करना है, अपने समुद्र के किनारे से भागना है और उछली जगह पे जाना है। वेट नहीं करना है कि टी सुनामी अनाउंस हो। High multi-story reinforcement concrete buildings like hotel and extra are located in the many low-lying coastal area. आपने देखा होगा जो लो लाइंग बंदरगाह हैं वहाँ पर आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखी होगी, हाई कंक्रीट की बिल्डिंग देखी होगी, होटल्स देखे होंगे। द अपर फ्लोर ऑफ दीज बिल्डिंग कैन प्रोवाइड अ सेफ प्लेस। आपने जितने भी होटल या बंदरगाह पे जितने भी आपके होटल हैं या बिल्डिंग्स हैं वो सारी मल्टी स्टोरी होती हैं। वो इसीलिए बनाई जाती हैं कि अगर कोई सुनामी या कोई खतरा आए तो लोग इवैक्यूएट करते हुए सबसे उछली मंजिल पे चले जाएं उन बिल्डिंग्स की। तो वही करना है हमें कि अगर हमें ये देखना है कि उस बंदरगाह के एरिया में या लोकल लो लाइंग जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे कितने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैं और उनके ऊंचे हिस्से की तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे। अपडेट योर सेल्फ, वार्निंग अनाउंस्ड ऑन रेडियो एंड टेलीविजन फ्रॉम द टाइम टू टाइम। और समय के साथ हमें बार बार रेडियो और टेलीविजन के द्वारा अपने आप को अपडेट करना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। व्हाट टू डू आफ्टर टी सुनामी। बच्चा लोग आपने बिफोर पढ़ लिया, ड्यूरिंग पढ़ लिया, अब क्या आता है आफ्टर टी सुनामी। अगर हम आफ्टर टी सुनामी के बाद हमें क्या करना है, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इसके बारे में। कंटिन्यू यूजिंग अ रेडियो एंड टेलीविजन फॉर अपडेट इमरजेंसी इंफॉर्मेशन। टी सुनामी में हैव डैमेज रोड्स, ब्रिजेस एंड अदर प्लेसेस दे मे बी अनसेफ। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे बोला हमें रेडियो और टेलीविजन कम्युनिकेशन का द्वारा अपने आप को अपडेट करते रहना है ताकि हमें पता चलते रहे कि कौन से ब्रिज और कौन से स्थान अनसेफ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चेक योर सेल्फ फॉर इंजरी, गेट फर्स्ट एड इफ नेसेसरी बिफोर हेल्पिंग इंजर्ड एंड ट्रैप्ड पीपल। इफ समवन नीड टू बी रेस्क्यूड, call professional with the right equipment to help. Many people might get killed and injured while trying to rescue others in flood area. तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात हम देखेंगे अपने आप को कि उसमें इंजरी हुई, हमें कोई इंजरी हुई है कि नहीं हुई है। अगर हुई है तो हम फर्स्ट एड लेंगे। ठीक है, हम लोगों को बचाने से पहले क्या करेंगे, अपने आप को पहले प्रॉपरली चेक करेंगे। अगर चोट लगी है तो फर्स्ट एड देंगे। अगर हम लोग किसी को रेस्क्यू करने जा रहे हैं तो प्रोफेशनल लोगों को बुलाएंगे। राइट इक्विपमेंट के हिसाब से हम लोग दूसरों की मदद करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत जगहों पर लोगों को बचाने में लोग अपनी जान गंवा देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं। अवॉइड डिजास्टर एरिया, योर प्रेजेंस माइंड हैम्पर रेस्क्यू एंड अदर इमरजेंसी ऑपरेशन पुट you to the further risk from the residual effect of floods such as contaminated water, crumbled roads, landslide, mud flow and other hazard। देखो क्या कह रहा है, अब ऐसी जगहों पर, डिजास्टर वाली जगहों पर हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, अपने आप को बचा के रखना है, इमरजेंसी ऑपरेशंस को ध्यान में रखना है। पुट यू एट द फर्दर रिस्क रेजिडुअल, हमें अपने आप को दूसरे खतरों से बचाना है। किस तरीके के खतरे, जैसे फ्लड हो सकती है, कंटामिनेटेड वाटर हो सकता है जहाँ से तेज फ्लो में पानी आ सकता है, वहाँ से बचना है हमें। क्रम्बल रोड्स, जो ऊबड़ खाबड़ रोड है उनसे बचना है। लैंडस्लाइड से बचना है, मड फ्लो से बचना है कि मिट्टी खिसक ना जाए। ऐसी जगहों पर हमें नहीं जाना है, ऐसी जगहों पे नहीं जाना है जहाँ पे हमारी जान को और खतरा हो। Use the telephone only for emergency call. Telephone line are frequently overwhelmed in disaster situation. They need to be cleared for emergency calls to get through. तो देखो बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि टेलीफोन का यूज़ केवल इमरजेंसी कॉल्स के लिए करना है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब डिजास्टर आती है तो आपने देखा होगा कि फ़ोन लाइंस जैम हो जाती हैं या उनका काम करना बंद हो जाता है, क्योंकि उस पर ज़रूरत से ज़्यादा लोड हो जाता है। दे नीड टू बी क्लियर्ड फॉर इमरजेंसी कॉल, जरूरी है कि उन्हें खाली रखा जाए और इमरजेंसी कॉल के लिए ही रखा जाए। स्टे आउट ऑफ अ बिल्डिंग इफ वाटर रिमेन्स अराउंड इट। टी सुनामी वाटर लाइक फ्लड वाटर कैन अंडरमाइन फाउंडेशन causing building to the sink, floor to the crack and walls to the collapse। देखो क्या बोला गया है कि ऐसी बिल्डिंग से दूर रहना चाहिए। इफ वाटर रिमेन्स अराउंड इट, जहाँ पर वाटर घिरा हुआ है, जैसे कहीं अंडर आपने देखा कि बिल्डिंग के सिंक
सिंक टूटा हुआ है, फ्लोर क्रैक हो रहे हैं, वॉल्स कोलैप्स हो रही हैं, ऐसी जगहों पे नहीं जाना है। तीसुनामी वाटर से ऐसी जगहों पे नहीं जाना है जिसके कारण बिल्डिंग डैमेज हो रही हो, तो उस बिल्डिंग से हमें जल्दी से जल्दी बाहर आना है जो बिल्डिंग डैमेज हो रही है तीसुनामी वाटर के कारण। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वियर लॉन्ग पैंट्स एंड a long sleeve shirts, sturdy shoes. The most common injury following a disaster is cut feet. देखो किसी भी डिजास्टर में सबसे बड़ा है कि आप लोगों को फुल पैंट्स पहननी है, फुल स्लीव की शर्ट्स पहननी है, शूज़ ऐसे पहनने चाहिए जो हार्ड हो ताकि आपका पैर इंजर्ड ना हो डिजास्टर के समय में। यूज बैटरी पावर लालटेन एंड फ्लैश लाइट व्हेन एग्जामिनिंग बिल्डिंग। बैटरी पावर लाइटिंग इज सेफेस्ट एंड ईजिएस्ट टू यूज एंड इट डज नॉट प्रेजेंट द फायर hazard for the user. Occupants and the building do not use candles. देखो कैंडल्स का यूज़ नहीं करना है हमें डिजास्टर में, बैटरी पावर्ड लालटेन और फ्लैश लाइट्स का यूज़ करना है ताकि हम बिल्डिंग्स में जाके लोगों को ढूंढ सकें और देख सकें, और वो सबसे सेफ तरीका है क्योंकि ये फायर नहीं पकड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं आपका एग्जामिन वॉल्स, फ्लोर्स, डोर्स, स्टेयरकेसेस एंड विंडो टू मेक श्योर दैट बिल्डिंग इज नॉट इन द डेंजर ऑफ कोलैप्सिंग। ठीक है, सारी विंडो, सारे फ्लोर्स, स्टेयर केसेस वगैरह को अच्छे से मेक श्योर कर लें और एग्जामिन कर लें कि आपकी बिल्डिंग कहीं डेंजर में तो नहीं है, कि वो गिर तो नहीं जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंस्पेक्ट फाउंडेशन फॉर द क्रैक्स एंड अदर डैमेज। क्रैक्स एंड डैमेजेस टू द फाउंडेशन कैन रेंडर द बिल्डिंग इनहैबिटेबल। यानी कि अपनी बिल्डिंग के फाउंडेशन के क्रैक्स को और डैमेजेस को इंस्पेक्ट करते रहें, एग्जामिन करते रहे। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे हम फ्लोर और वगैरह को चेक करेंगे उसी तरीके से ज़मीन में देखना है कहीं क्रैक तो नहीं हो गया, बिल्डिंग में कहीं क्रैक तो नहीं हो गया, और उस जगह से हमें बचना है। नेक्स्ट है आपका चेक फॉर अ गैस लीक। इफ़ यू स्मेल गैस, हियर अ ब्लोइंग और हिजिंग नॉइज, ओपन एन विंडो एंड गेट एवरीवन आउटसाइड क्विकली। अगर आपको ऐसी सिचुएशन में गैस लीक दिख रही है या सूंघने से आपको पता लग रहा है कि वहाँ पर गैस लीक हो रही है और आप फील कर पा रहे हो, तो ऐसी जगहों से तुरंत जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएं। विंडो खोल दें अपने कमरे की और जल्दी से जल्दी वहाँ से बाहर आ जाएं। आपका यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हो गया है। तो बच्चा लोग, मैंने आपको सारी चीज़ इस टॉपिक्स इस चैप्टर के अंतर्गत क्लियर कर दी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे रहा हूँ जिसमें आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से रिगार्डिंग, और इस चैप्टर की समरी होगी। इफ़ यू नीड टू आस्क एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क मी थ्रू द व्हाट्सएप। आप सभी लोग मुझसे व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं। धन्यवाद।